आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के इतिहास पर। मतलब एकदम डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 में हुई थी, जो कि 1858 तक चला था। तो इस पूरे कालखंड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अधिकतर उन्हीं चीजों को हम देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं भाई। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहां लिखा है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। काफी बार पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। पानीपत नामक स्थान पर मुगल काल में 3 युद्ध लड़े गए थे, जिनको पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। तो पहला ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। काफी बार पूछा जा चुका है कि संस्थापक कौन था। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। बाबर ने भारत में टोटल 4 युद्ध लड़े थे, वैसे और भी लड़े थे लेकिन इंपॉर्टेंट ये 4 हैं। तो कौन कौन से ये युद्ध है वो आपको याद रखना है, अक्सर क्रम वगैरह पूछा जाता है। तो देखिएगा, पहला है पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है घाघरा का युद्ध, और चौथा है माफी चाहूंगा, मैं गलत बोल गया। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। एक एक को देखते हैं। पहले हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध के विषय में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में लड़ा गया, जिसमें पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसमें जो है बाबर का जो युद्ध है वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का आखिरी शासक था, तो जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है और बाबर जो है जीत जाता है। तो इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा है खानवा का युद्ध, ये 1527 में लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा जो है भारत के शक्तिशाली शासकों में से एक थे, तो इनको भी हराना जरूरी था बाबर के लिए, तभी जाकर के भारत में बाबर टिकने वाला था। तो राणा सांगा की भी हार हो जाती है, बाबर की जीत होती है। उस पर चंदेरी का युद्ध, इसमें जो है राजपूत सरदार मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर ने युद्ध किया, तो इसमें भी बाबर की विजय हुई। उसके बाद घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में लड़ा गया था बचे खुचे अफगानों के विरुद्ध। तो इन चारों ही युद्धों में बाबर ने जीत प्राप्त की थी। तो ये क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद घाघरा, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। कूट बोल रहा हूं मैं। एक ट्रिक बड़ा फेमस है इसमें, ट्रिक, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घाघरा पहन के सो गया, इस टाइप से। तो आप इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। तो और अगर टाइम देखेंगे तो ये भी सीक्वेंस में 1526, 1527, 1528, 1529, तो ये भी जो है एक सीक्वेंस में ही है। तो ये भी पूछा जाता है, क्रम से लगाओ भी पूछा जाता है, और बाबर ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था ये भी पूछा जाता है। तो सारा कुछ आप ध्यान में रखना। उसके बाद देखिएगा कुछ और चीज, जैसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि किस युद्ध नीति का प्रयोग किया गया, तो तुलगमा युद्ध नीति, जो कि बाबर ने उजबेगों से सीखा था। उसके बाद बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची, तो जो पानीपत का पहला युद्ध है उसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ था ना, तो बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। तो ये नाम भी पूछे गए हैं। बाबर ने कोहिनूर का हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से छीना था, जो शहजादा हुमायूं को प्राप्त हुआ। तो देखो, कोहिनूर का हीरा जो गोलकुंडा के खान से निकला था, और ये जो हीरा है मलिक काफूर ने वारंगल के शासक से प्राप्त किया था और अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। तो वही कोहिनूर का हीरा बाद में बाबर के हाथ लगता है। बाबर ने किससे प्राप्त किया था, तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से प्राप्त किया था, जिसको कि इसने हुमायूं को दे दिया। बाद में आगे चल करके फिर बाबर के जो वंशज हुए शाहजहां, उसने जो है क्या किया, इस कोहिनूर के हीरे को तख्ते ताउस में जड़वा दिया था। तो वो सब बाद में फिर नादिर शाह लूट करके ले जाता है ना, कोहिनूर का हीरा, तख्ते ताउस, ये सब। उसके बाद देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने के समय बाबर काबुल का शासक था। ये भी काफी बार पूछा गया है कि जिस समय भारत पर बाबर ने आक्रमण किया तो वो कहां का शासक था, तो काबुल का शासक था।
आगे हम देखते हैं बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया था, ये भी पूछा गया है। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया, काबुल जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है ना। और इसी वर्ष 1504 में भारत में क्या हुआ था, तो आगरा नगर की स्थापना हुई थी, सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी ना आगरा की। आगे बढ़ते हैं, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना की, काफी बार पूछा गया है, इसने अपना बायोग्राफी लिखा, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। उसके बाद देखिएगा बाबर की ये जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की में लिखा गया था, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के शासनकाल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में भारत के 7 शासकों का उल्लेख किया है। इसमें जो तुजुक ए बाबरी है उसमें बाबर ने भारत के विषय में लिखा है और भारत के 7 राजाओं के बारे में, 7 शासकों के बारे में उसने लिखा है। और ये शासक कौन थे, कहाँ के शासक थे, ये पूछा जाता है अक्सर। तो इसने जो है बंगाल के शासक के बारे में लिखा है, दिल्ली के सुल्तान के बारे में लिखा है, मालवा, गुजरात, बहमनी, मेवाड़ और विजयनगर। तो ये 7 राज्यों के बारे में इसने लिखा है, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखा है। इसमें से जो 2 हिंदू राजा हैं, एक तो मेवाड़ हो गया, मेवाड़ के जो राणा सांगा, और विजयनगर, विजयनगर में उस समय कृष्णदेवराय शासन कर रहे थे, तो इनके बारे में इसने लिखा है, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसकी अस्थियों को काबुल ले जाया गया। ये ना बाबर की इच्छा थी कि उसकी जो डेड बॉडी है वो काबुल में दफनाया जाए, बाकायदा वहां पर उसने सारा कुछ तैयारी करके रखा था। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो बाबर है, जो ट्रिक जो मैंने पहले बताया था कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घाघरा पहन करके सो गया, आराम सो गया, कहां सो गया, आगरा में सो गया, लेकिन आगरा में आराम नहीं मिला, आगरा में आराम नहीं मिला, तो वो कहां चला गया, काबुल चला गया। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल ले जाया गया। इसके बाद बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं सबसे बड़ा था जिसको कि उत्तराधिकारी बनाया गया। हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया, इसके पिता की इच्छा थी। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु अफगान सरदार शेर शाह सूरी था। हुमायूं के साथ काफी लड़ाइयां हुई थी। तो 2 खास लड़ाइयां हैं जो अक्सर पूछा जाता है, जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। तो पहला है 1539 में शेर शाह सूरी और शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। मतलब हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच जब भी युद्ध हुआ, अधिकतर में शुरू में तो हुमायूं की जीत होती थी, लेकिन वो ढंग की जीत नहीं थी। मतलब हुमायूं ने जो है, हुमायूं में ना दूरदर्शिता नहीं थी, वो शेर शाह सूरी को छोड़ देता था, और शेर शाह सूरी ने उसी चीज का फायदा उठाया, अपनी शक्तियां बढ़ाई और आखिर में हुमायूं को पटकनी दे दी। तो 1539 में शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को जो है बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागनी पड़ी, लेकिन पूरी तरह से नहीं हारा। फिर उसके बाद 1540 में फिर से एक बार शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। कहां पर युद्ध हुआ, बिलग्राम अथवा कन्नौज, जिसको बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहां पर हुमायूं जो है अंतिम रूप से पराजित हुआ, जिसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना भी पड़ा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध में शेर शाह सूरी की अंतिम रूप से विजय प्राप्त हुई, तो बिलग्राम अथवा चौसा के युद्ध से। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि किस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हारा, जिसके कारण उसको भारत से बाहर जाना पड़ा। तो ये बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 1540। हुमायूं को 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। मतलब कि ये जो 15 वर्ष है वो भारत से बाहर रहा। हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 में अकबर का जन्म हुआ। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और उस समय हुमायूं जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। इस बीच 15 वर्षों तक भारत में अफगान शासन करते रहे शेर शाह सूरी। उसने जो है भारत में सत्ता स्थापित कर ली। 5 साल उसने अच्छे से शासन किया शेर शाह सूरी। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए 1545 के बाद, वो जो है उतने ज्यादा योग्य नहीं थे। तो शेर शाह सूरी के संदर्भ में याद रखना कि इसने ग्रैंड ट्रंक
ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, और मतलब ग्रैंड ट्रंक का ही शॉर्टकट जीटी रोड, जो आज के समय में कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर जो जाता है ना, ये उस समय लाहौर से शुरू होकर के ये पश्चिम बंगाल तक जाता है। पश्चिम बंगाल नहीं, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश में मेरे ख्याल से सोनार गांव कुछ करके है, वहां तक जाता था। तो काफी मतलब एरियाज को ये कवर करता था। तो आज का जो नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 है, वही उस समय का शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। 1555 में हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर ली। तो 1540 से 1545 तक हुमायूं जो है बाहर रहा। हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए 2 युद्ध लड़े। एक था मच्छीवाड़ा का युद्ध, दूसरा था सरहिंद का युद्ध। तो ये युद्ध भी पूछा जाता है कि किन युद्धों के पश्चात हुमायूं ने पुनः भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। आगे देखिएगा, 1556 में हुमायूं अपने महल की दीन पनाह भवन नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिर करके, पुस्तकालय की सीढ़ियों से। 1556 में लगभग 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल बादशाह बनाया गया। इस समय मतलब जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय उसका बेटा अकबर लगभग 13.5-14 साल का था और उसको जो है बादशाह बना दिया जाता है। 1551 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था अपने पिता हुमायूं द्वारा। ये इस 1551 में, मतलब देखो 9 वर्ष के बच्चे को जो है गजनी का सूबेदार बना दिया गया। पिता की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर में था। काफी बार पूछा गया है कि हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, तो पंजाब के कलानौर में। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बैरम खां को नियुक्त किया था, इंपॉर्टेंट है। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। हेमू जिनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध। उस वक्त देखिएगा, अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 1556 से 1560 तक शासन किया, 4 साल। क्योंकि इस समय अकबर जो है छोटा था, बच्चा था, तो वो संरक्षक के साथ शासन करता था। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया, मतलब बैरम जो अकबर था वो थोड़ा बड़ा हो गया और खुद जो है सब कुछ करना चाहता था। मक्का मदीना जाते समय एक अफगान ने बैरम खां की हत्या कर दी। ये भी पूछा गया है, सारा कुछ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1560 से 1562 तक अकबर पेटीकोट शासन के अंतर्गत शासन किया। पेटीकोट शासन क्या था? तो देखिएगा, बैरम खां के पतन के पश्चात आगे 2 वर्ष 1560 से 1562 तक अकबर पर जो राजमहल है, वहां की जो महिलाएं हैं, अकबर की जो दाइमा थी महामंगा और दूसरी महिलाएं, उनका प्रभाव था। अकबर उनके हिसाब से अकबर रूल करता था। इसी को ही जो है पेटीकोट शासन कहा जाता है। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। तो ये सब चीजें पूछा जाता है, अकबर ने किस प्रथा को समाप्त किया? तो 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। क्या था कि उस समय जो हिंदू हैं उनको अपने तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए कर देना होता था, तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। 1564 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या होता था? तो जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है मतलब हिंदू हो गए, सिख हो गए और दूसरे धर्म के लोग जो मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो जो है मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हैं, तो उनको कर देना होता था कि वो जो है मुस्लिम नहीं है और मुस्लिम साम्राज्य में रह रहे हैं। तो इसी को कहा जाता था जजिया कर। अगर आपको इस कर से बचना है तो आपको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। तो ये जजिया कर, इसको जो है अकबर ने समाप्त कर दिया। कब? 1564 में। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर अकबर का बेटा था और जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सीकरी रखा, नहीं तो इस स्थान का नाम केवल सीकरी था। फतेहपुर शब्द जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जोड़ा गया। आगे देखिए, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का नाम रखा, अभी मैंने बताया। 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था।
आगे बढ़ते हैं। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना क्या होता था? तो यहाँ पर बैठ करके धर्म संबंधी चर्चाएं की जाती थी। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी। पहले क्या था, 1575 में केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग ही यहाँ पर आकर के चर्चा कर सकते थे, लेकिन 1578 में सभी धर्म मतलब हिंदू, सिख, ईसाई सब जो है वहाँ पर आकर के अपने धर्म के विषय में चर्चा कर सकते थे। 1800 नहीं है ये, 1500 है। 1579 मजहर की घोषणा की। उसके बाद देखिएगा 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था। 1583 में दीन इलाही संवत की शुरुआत की। अकबर ने नया संवत भी चलाया था, दीन इलाही संवत, जिसकी शुरुआत अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष से होती थी। इसके बाद देखिएगा अकबर ने 1564 में गोंडवाना को विजय किया। मतलब कि अकबर ने गोंडवाना, जहां की रानी कौन थी, महारानी दुर्गावती, तो इसको जीता 1564 में। अकबर स्वयं ने गया था, उसने अपने सेनापति आशफ खां को भेजा था। अकबर ने 1567-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिस समय मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और मेवाड़ पर अकबर की जीत होती है। चित्तौड़ वगैरह जो किले हैं ना, वो अकबर जीत लेता है। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप फिर काफ़ी सारे क्षेत्र को स्वतंत्र करा लेते हैं। 1591 में खानदेश के शासक अली खान अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार कर ली। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि दक्षिण भारत का पहला शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो खानदेश का शासक। उसके बाद अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था, जो कि 1601 में हुआ था। अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध या फिर असीरगढ़ का युद्ध 1601। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में उसके पुत्र सलीम ने विद्रोह किया था। तो ध्यान रखेंगे, जो सलीम था ना जहांगीर, उसने विद्रोह कर दिया था, उसको जो है बादशाह बनना था। सलीम ने अकबर के सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल ये अकबर का बहुत ज़्यादा खास था, तो इसकी हत्या किसने करवाई थी? सलीम ने करवाई थी, मतलब जो जहांगीर था उसने करवाई थी। जहांगीर का एक दोस्त था बुंदेला सरदार, उसने जो है इसको मरवाया था अबुल फजल को। अकबर ने आमेर की राजकुमारी हरकाबाई से विवाह किया था। हरकाबाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी, और जो सलीम था जहांगीर था वो हरकाबाई और अकबर का ही पुत्र था। उसके बाद देखिएगा अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपना धर्मपुत्र घोषित किया। तो सलीमा बेगम ये भी जो है अकबर की खास बेगमों में से एक थी, जो कि पहले बैरम खां की पत्नी थी। तो जब बैरम खां की हत्या हो जाती है तो अकबर जो है सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है, ताकि उसका जो जीवन यापन है अच्छे से हो सके। और बैरम खां के बेटे को अपना धर्मपुत्र बनाया अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर का शिक्षक भी था। उसके बाद देखिएगा अकबर का पहला विवाह हुमायूं के भाई हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ 1551 में हुआ था। तो जब अकबर 9 वर्ष का था ना, जब अकबर को गजनी की सूबेदारी मिली थी, तो उसी वर्ष हुमायूं ने अकबर का विवाह कर दिया था अपने भाई हिंदाल की बेटी रुकैया बेगम से। तो ये अकबर का पहला निकाह था। रुकैया बेगम ये भी जो है अकबर की खास बेगमों में से एक थी। अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति लागू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दहसाला पद्धति, जो कि जो टोडरमल है ना, हाँ राजा टोडरमल, उनके द्वारा इसको जो है तैयार किया गया था। अकबर के दौरान अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न क्या है? तो भाई जो खास जो लोग थे ना, मतलब जो टैलेंटेड लोग थे, उनकी मंडली अकबर के यहाँ रहा करती थी, जिनमें से 9 जो है काफ़ी फेमस थे, तो वो नवरत्न कहलाते थे। अकबर ने बीरबल को राजा की उपाधि दे रखी थी। बीरबल भी अकबर के नवरत्नों में से एक था, तो राजा बीरबल कहा जाता है ना, तो राजा की उपाधि बीरबल को अकबर द्वारा दी गई थी। टोडरमल जो कि अकबर के समय दीवान था, वह पहले शेर शाह सूरी के दरबार में भी था। मतलब जो टोडरमल है वो पहले शेर शाह सूरी के यहाँ काम किया करता था, लेकिन सूरवंश का पतन हो गया, मुगल आ गए तो मुगलों की नौकरी कर ली। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया। तो दहसाला पद्धति ध्यान रखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था ध्यान रखना, ये भी जो है अकबर ने शुरू किया था। दहसाला पद्धति वो राजस्व वसूली के लिए था और मनसबदारी व्यवस्था सैन्य व्यवस्था से संबंधित था।
आगे बढ़ते हैं। अकबर का शासनकाल साहित्य के क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, स्वर्ण युग, इस समय साहित्य सृजन काफी हुआ। खास करके जो दूसरे मतलब जो हिंदी साहित्य है उसका भी इस समय काफ़ी मतलब विकास हुआ। अकबर के समकालीन और दरबारी मुल्लाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर का आलोचनात्मक विवरण किया है। तो देखो, बदायूनी ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अकबर का समकालीन था और अकबर का संरक्षण भी इसको प्राप्त था, और इसने जो है अकबर की काफ़ी आलोचना भी की है। आलोचना मतलब ऐसा नहीं, अकबर में जो कमियां थी, अकबर ने जो गलतियां की, उनको भी बदायूनी ने लिखा है बिना डरे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखिएगा, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी था, और कहीं ना कहीं अबुल फजल ने कई बार कई स्थान पर अकबर को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके लिखा है। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसमें क्या होता था, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा के हों या फिर तुर्की अरबी भाषा के हों, उनको जो है फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता था। फारसी को ध्यान रखना, ये मुगलों की राजकीय भाषा थी, फारसी मुगलों की राजकीय भाषा। अकबर ने ईसाइयों को लाहौर और आगरा में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। लाहौर और आगरा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगरा में जो गिरजाघर है उसको बाद में शाहजहां ने तुड़वा दिया था। तो इस समय जो पुर्तगाली हैं, जो पुर्तगाली, वो गोवा में बस चुके थे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल देखते हैं। भाई, जहांगीर के शासनकाल में उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। खुसरो, इसने जो है 1606 में विद्रोह कर दिया था अपने ही पिता के विरुद्ध, क्योंकि ये खुद बादशाह बनना चाहता था। क्योंकि जहांगीर था ना, वो थोड़ा सा पियक्कड़ था, तो काफ़ी सारे लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो जो जहांगीर का जो साला था, राजा मानसिंह है, देखो क्या था, जो राजा मानसिंह है ना, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में छत्र महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था, तो राजा मानसिंह है, उसकी बहन थी जिसका विवाह हुआ था सलीम के साथ, और उन दोनों का बेटा था खुसरो। तो जो राजा मानसिंह है वो चाहता था कि खुसरो राजा बने, तो बाद में खुसरो जो है विद्रोह कर देता है। कहीं ना कहीं उसके मन में आ गया था कि भाई मैं राजा बनने लायक हूँ। अब देखो, जो जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। सिख गुरु अर्जुन देव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खुसरो था जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो वो जो है गुरु अर्जुन देव के पास जाता है और भाई इनसे मतलब आशीर्वाद मांगता होगा। अब देखो, जो बाबा जो गुरु अर्जुन देव थे, भाई इनके शरण में कोई भी आए उनको ये आशीर्वाद देंगे कि भाई तुम्हारा जो भी मनोकामना है पूर्ण हो। तो इसी चीज़ से जो है जहांगीर चिढ़ जाता है कि अर्जुन देव ने मेरे बेटे को बादशाह बनने का आशीर्वाद दे दिया, तो इसी कारण से अर्जुन देव की हत्या करवा दिया जाता है जहांगीर द्वारा। जहांगीर को न्याय प्रशासन कहा जाता है, न्यायप्रिय होना था। जहांगीर को न्यायप्रिय कहा जाता है। उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो मतलब मुख्य द्वार पर होता था, जिसको न्याय चाहिए वो आकर के घंटी बजाए। लेकिन इसका कितना यूज हुआ होगा इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है, मतलब एक तरह का दिखावा बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन ध्यान रखेंगे, न्यायप्रिय शासक जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। देखो, जो अकबर है उसका शासनकाल साहित्य का स्वर्ण काल, उसके बाद जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग, उसके बाद शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। जहांगीर के समय मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। देखो, जो मेवाड़ है, जहां के शासक थे राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, जिन्होंने सदैव मुगलों के विरुद्ध मोर्चा खोले रखा, मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। लेकिन जहांगीर के टाइम पर महाराणा प्रताप के जो बेटे थे उनको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा मारकाट हो रहा है, आम जनता जो है वो पिस रही है, तो कुछ ना कुछ जो है बीच का रास्ता निकालना होगा। तो यहाँ पर ये समझौता कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में शहजादा खुर्रम ने अहमदनगर पर सफलता प्राप्त की। शहजादा खुर्रम कौन था? शहजादा खुर्रम, तो ये आगे चल करके शाहजहां के नाम से बादशाह बना। 1611 में जहांगीर ने नूर जहां से विवाह किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नूर जहां, जो कि आगे चल करके जहांगीर को कंट्रोल करेगी। तो 1611 में जहांगीर ने नूर जहां से विवाह किया। नूर जहां ने नूर जहां गुट का निर्माण किया, जिसे जुंटा गुट भी कहा जाता है। तो नूरजहां जो है जैसे ही जहांगीर से विवाह हुआ तो इसने एक गुट बना लिया, एक अपना टीम बना लिया, जिसमें इसके पिता एतमादुद्दौला
नूरजहां के पिता इत्मादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आशफ खां और शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम कौन था? हुमायूं का बेटा। अब जो नूरजहां थी उसने अपने भाई आसफ खां को ऑफर दिया कि तुम जो है अपनी बेटी का, उसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, तो उसका विवाह जो है खुर्रम से कर दो तो खुर्रम हमारी टीम में आ जाएगा। कल को जो है हम खुर्रम को बादशाह बनाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। अभी पिता को कंट्रोल कर रहे हैं हुमायूं को, हुमायूं कभी बूढ़ा होगा, कुछ भी हो जाएगा, तो फिर खुर्रम को बादशाह बना करके उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये जो है नूरजहां का एक प्लान था, ये हम कह सकते हैं। तो ये जो नूरजहां गुट है, जिसको जुंटा गुट भी कहते हैं, इसके मेंबर कौन कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है। नूरजहां, इत्मादुद्दौला, अस्मत बेगम, आशफ खां और शहजादा खुर्रम। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजु के जहांगीरी। तो देखिएगा जो मुगल बादशाह थे उनमें से केवल 2 ही मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1615 में टॉमस रो आया। ये दोनों जो है ब्रिटेन से थे और भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ जो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जहांगीर की माता हरकाबाई राजपूत स्त्री थी, जो भारमल की बेटी थी ना, आमेर के राजा। शाहजहां की माता जोधपुर की मोटा राजा की बेटी जगत गोसाई थी। जो शाहजहां था खुर्रम, उसकी माँ कहाँ की थी? वो भी राजपूत स्त्री थी, जोधपुर की थी। शाहजहां ने नूरजहां के भाई आशफ जहां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया। शाहजहां ने उसे मुमताज महल की उपाधि दी। तो जो शाहजहां था, जैसे कि मैंने बताया नूरजहां गुट, उसमें आसफ खां ने अपनी बेटी का विवाह जो है किससे करवा दिया था? शाहजहां से। आसफ खां की बेटी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको शाहजहां ने बाद में मुमताज महल की उपाधि दी। अगला हम देखते हैं आगे। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा में स्थित गिरजाघर को तुड़वा दिया था। ये जो गिरजाघर है, चर्च, इसको बनाने की अनुमति अकबर ने दी थी, आगरा और लाहौर में। तो जो आगरा वाला है उसको शाहजहां ने गिरवा दिया था, तुड़वा दिया था। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद को बनाई, जिसकी नींव उसने स्वयं रखी थी। ये जो शाहजहानाबाद है ये दिल्ली में स्थित है और अभी भी है ना दिल्ली में, जिसको पुरानी दिल्ली वगैरह कहते हैं। तो ये 1648 में जो है नई राजधानी में स्थानांतरित हुए। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया। शाहजहानी हो गया है ये जो है शाहजहानी हो गया। ये शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया। ये भी वही हो गया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार बेवादत खां था। मयूर सिंहासन जिसमें कीमती हीरे मोती लगे हुए थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम दिनों में जब वह बीमार पड़ गया तब उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। मतलब लगने लगा कि शाहजहां अब नहीं बचने वाला, तो चारों भाई आपस में लड़ पड़े कि मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा, इस टाइप से। आगे देखते हैं। दारा शिकोह बहादुरपुर के युद्ध में शासू जी को पराजित कर दिया। सासू जी नहीं है, ये शाह सूजा। तो दारा शिकोह जो है 1757 में बहादुरपुर के युद्ध में शाह सूजा को पराजित कर देता है। शाह सूजा जो बंगाल का सूबेदार था, शाहजहां का बेटा। उसके बाद देखिएगा धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने पुनः दारा शिकोह को पराजित कर दिया। इसके बाद देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने अंतिम रूप से दारा शिकोह को पराजित कर दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। टोटल 5 युद्ध लड़े गए थे। पहला बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था दारा शिकोह और शाह सूजा के मध्य, शाह सूजा हारा था इसमें। उसके बाद होता है धर्मत का युद्ध, जो कि औरंगजेब और उसके भाई मुराद बख्श दोनों जो है एक हो गए थे और दोनों की संयुक्त सेना और दूसरी तरफ दारा शिकोह की सेना। यहाँ पर जो है दारा शिकोह को हार का सामना करना पड़ा और जो औरंगजेब और मुराद बख्श है ये जीत जाते हैं। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। ये जो 3 युद्ध है ना, बहादुरपुर के युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये तीनों युद्ध 1657 में हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध जो है ना, इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात
औरंगजेब का आगरा के किले पर अधिकार हो जाता है और औरंगजेब जो है अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा देता है और खुद को बादशाह घोषित कर देता है, मतलब कि खुद का राज्याभिषेक करवा लेता है। हाँ, खुद को बादशाह घोषित करने के पहले वो मुराद बख्श की धोखे से हत्या करवा देता है। पूछा जाएगा आपसे कि किस युद्ध के पश्चात औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया, तो शामूगढ़ के युद्ध के पश्चात। और शामूगढ़ के युद्ध के पश्चात ही औरंगजेब ने आगरा के किले पर अधिकार किया, अपने पिता को नजरबंद किया, अपने भाई मुराद बख्श की हत्या की। इसके बाद देखिएगा चौथा युद्ध लड़ा गया था खजुआ का युद्ध। चौथा जो है ना खजुआ का युद्ध, ये 1658 में लड़ा गया था। इसमें क्या होता है, जो शाह शुजा है, जो बंगाल का सूबेदार था, वो जो है औरंगजेब पर आक्रमण कर देता है, लेकिन शाह शुजा बुरी तरह से हार जाता है और बंगाल की ओर भाग जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पांचवा युद्ध लड़ा गया देवराई का युद्ध, जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। इस युद्ध में दारा शिकोह की बुरी तरह से हार हो जाती है। बाद में दारा शिकोह को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद औरंगजेब बाकायदा धूमधाम से दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है, शामूगढ़ के बाद आगरा, देवराई के बाद दिल्ली। राज्याभिषेक के कुछ समय बाद औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी। इस तरह औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या कर खुद बादशाह बन गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, उसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। अच्छा, ये जो नजरबंद है शाहजहां को कब किया गया था? 1658 में। 1658 में औरंगजेब ने औरंगाबाद नामक नगर की स्थापना की। औरंगजेब ने राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार किया, बनी बनाई रिश्तों को खराब किया। फिर भी औरंगजेब के समय सर्वाधिक राजपूत मनसबदार थे। पॉइंट ध्यान रखना जो भी मैं बोल रहा हूं। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर लगा दिया। देखो, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से भारत में जजिया कर को लगा दिया। कब? 1679 में। लगभग ये कितना समय हो जाता है? तो 115 साल। 115 साल बाद औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और नवरोज को समाप्त किया। देखो, झरोखा दर्शन, झरोखा मतलब खिड़की होता है, बड़ा खिड़की। तो क्या होता था कि झरोखे के माध्यम से जो बादशाह है वो अपनी प्रजा को दर्शन देता था। और नवरोज क्या होता है? तो ये फारसी, जो पारसी है ना, उनका न्यू ईयर। तो ये चीजें जो है भारत में हो रही थी, मुगल भी इसको अपना चुके थे, तो इसको जो है समाप्त किया किसने? औरंगजेब ने, कि भाई ये हमारे मुसलमानों का नहीं है, इस टाइप से बोल करके। औरंगजेब का साम्राज्य मुगलों में सर्वाधिक विस्तृत था। इसके काल में 22 सूबे थे, जबकि अकबर के काल में 15 सूबे थे। अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन और नवरोज को समाप्त कर दिया, बताया मैंने। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। जिंदा पीर किसे कहते हैं? काफी बार पूछा गया है। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में किया। 1687 में गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किया। तो देखो, बीजापुर गोलकुंडा दक्षिण भारत के दो बड़े बड़े राज्य थे। तो बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में विजय किया। औरंगजेब के समय मारवाड़ के राजपूत शासक अजीत सिंह ने विद्रोह किया। औरंगजेब के समय मारवाड़ की राजपूत शासक अजीत सिंह, उसने जो है विद्रोह किया था। औरंगजेब की नीतियों से परेशान होकर जाट विद्रोह हुआ। तो जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय। औरत की जीवनी, ये क्या हो गया, माफी चाहूंगा, यहाँ औरंगजेब होना था। औरंगजेब सिख गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या कर दी, जिस कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया। तो औरंगजेब, देखो, जो जहांगीर था उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। हाँ, वैसे ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या कर दी, जिस कारण जो सिख हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, 10वें गुरु, अच्छा ओके, यहाँ गलती से आ गया शायद। ओके, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। औरंगजेब और शिवाजी के साथ भी संघर्ष हुआ। तो देखो, औरंगजेब का बहुतों के साथ लड़ाई हुआ, जाटों के साथ हुआ, मराठों के साथ,
मतलब जाट जो है उनके साथ संघर्ष हुआ, जो राजपूत थे उनके साथ भी बात बिगड़ गया। इसके बाद देखो सिखों के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। इसके बाद मराठों के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष हुआ। 1664 में राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। ये 1665 में हुई थी। 1664 में वो निकला था, 1665 में संधि हुई। 1665 औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने विद्रोह कर दिया और दक्कन में जाकर छत्रपति संभाजी से शरण प्राप्त की। काफी बार पूछा गया है अकबर द्वितीय जिसने विद्रोह किया वो कौन था, तो औरंगजेब का पुत्र, और संभाजी महाराज से शरण प्राप्त की, जिसके कारण औरंगजेब ने बाद में संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और मराठों की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब जीवन भर मराठों के दमन में लगा रहा, किंतु वह पूर्ण असफल रहा, सफल नहीं रहा, वह पूर्णतः असफल रहा। 1707 में दक्षिण में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई। मतलब मराठों के दमन का स्वप्न लिए दक्षिण में ही वह काल कलवित हो उठा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम हुआ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था क्योंकि निकम्मा था ये। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था जो कि बहादुर शाह का उत्तराधिकारी था। फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। ये जो है ना उत्तर मुगल कालीन बादशाह हैं और इनके उपनाम है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो उपाधियां हैं उपनाम है ये जनता द्वारा इनको दिए गए थे इनके हरकतों के चलते। फर्रुख सियर के समय 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। तो देखो मात्र 3000 रुपए देना था और बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई टैक्स दिए जितना चाहे उतना व्यापार कर लो। इस टाइप का अधिकार कब मिला इनको? 1717 में। फर्रुख सियर इस समय मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कॉलोनी नहीं है ये, मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह जो कि एक लुटेरा था और इसने जो है ना भारत से तख्ते ताहूश, कोहिनूर का हीरा काफी कुछ लूट के ले गया। शाह आलम के शासनकाल में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजित हुई। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण जिसका सामना किया मराठों ने। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिस कारण उसे देश निकाला की सजा दी गई। रंगून के जेल में उसको रखा गया जहां पर उसकी मृत्यु हुई। मुगल इतिहास में सैयद बंधु नृप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे सैयद बंधु ये नृप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ये दो भाई थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन्होंने मुगल तख्त पर 4 लोगों को बैठाया अपने हिसाब से। फर्रुख सियर, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, उस बाद मोहम्मद शाह रंगीला। तो अपने हिसाब से बिठाते, अपने हिसाब से उठाते। इसी कारण इनको जो है नृप निर्माता मतलब कि किंग मेकर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। तो भाई ये था मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।